राजस्थान की जलवायु में हम कल अध्ययन कर रहे थे ऋतुओं के बारे में। इससे पूर्व हमने अध्ययन किया था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो हमने स्टार्ट में प्रारंभ में कहा था राजस्थान की जलवायु शुरू करने से पहले कि यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। हमने सबसे पहला देख लिया था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। स्थिति देखा था हमने, स्थिति यानी कि अक्षांश स्थिति देखा था। स्थिति के बाद में हम सागर से दूरी या सागर तल से उच्चावच, अरावली की स्थिति, पवनों की दिशा और मरुस्थल राज्य की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है उसके बारे में अध्ययन किया था। कल हमने शुरुआत की थी हमने ऋतुओं के बारे में कि ऋतुओं से प्रश्न किस प्रकार आते हैं। तो हमने देखा था 2 प्रकार के हमने ऋतुओं को बांट दिया था। हमने देखा था एक ग्रीष्मकाल और दूसरा शीतकाल। ग्रीष्मकाल में हमने देखा था, ग्रीष्मकाल में पवनों की दिशा देखी हमने, उसके बाद देखा लू देखी, भूतालिया देखा, भगोलिया देखा। फिर ग्रीष्मकाल का ही एक भाग हमने देखा था कल वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु यानी कि जिसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से राज्य में क्या होती है, वर्षा होती है और इसकी 2 शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से किस प्रकार वर्षा होती है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। वहीं पर हमने अंतिम रूप से छोड़ा था, उसी को वापस हम देखते हैं। तो वर्षा ऋतु देख रहे थे। वर्षा का काल प्रारंभ होता है हमारे यहाँ पर 15 जून से लेकर 15 सितंबर का काल। लेकिन इससे पूर्व 1 जून को मानसून का प्रवेश राजस्थान के दक्षिणी जिले बांसवाड़ा से प्रवेश हो जाता है। इसलिए मानसून का प्रवेश हमने किसको कहा था, बांसवाड़ा जिले को। ये कौन सी शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा का प्रवेश होता है, जिससे राज्य के अल्प भाग में वर्षा होती है। दक्षिणी जिलों में या अरावली के दक्षिणी भाग में जहां पर अरावली की ऊंचाई अधिक है, जिले देखे तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में इससे वर्षा होती है। शेष राजस्थान में इससे वर्षा नहीं होती। हमने देखा था क्यों नहीं होती, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून या अरब सागर की शाखा और अरावली का विस्तार दोनों ही एक समानांतर है, जिस कारण अवरोध उत्पन्न नहीं हो पाता और राज्य वर्षा से वंचित हो जाता है। दूसरा हमने देखा था बंगाल की खाड़ी का मानसून राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। दक्षिण पूर्व में प्रारंभ में यह झालावाड़ जिले से प्रवेश करता है। झालावाड़ जिले में यह लगभग 110 सेंटीमीटर तक वर्षा करता है। राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है और जैसे जैसे उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। हमने ये भी देखा था कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में तो कमी होती जाती है, लेकिन क्या बढ़ती जाती है, परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है। इस प्रकार का हमने अध्ययन किया था। हमने देखा था राज्य के अधिकांश भाग पर किस मानसून से वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है, जिसकी दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। राज्य में हमने देखा सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में 110 सेंटीमीटर, उसके बाद में बांसवाड़ा जिले में। झालावाड़ जिले को राजस्थान का मासिनराम, जबकि बांसवाड़ा जिले को चेरापूंजी कहा जाता है। बांसवाड़ा जिले में 100 सेंटीमीटर तक होती है, झालावाड़ में 110 सेंटीमीटर तक होती है। स्थान की बात करें, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो हम देखा था माउंट आबू, 156 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राज्य में औसत वर्षा 57 सेंटीमीटर। राज्य में न्यूनतम वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है जैसलमेर में, और सम क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राज्य को 2 भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर। तो इसको ध्यान रखना है, राज्य को 2 भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा कौन सी है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व की ओर जिलों में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि 50 सेंटीमीटर के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इस प्रकार 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है, राज्य को 2 भागों में बांटती है। ऑप्शन ध्यान रखना है, हमें अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहाँ पर क्या 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या लिखा हुआ मिल सकता है, मिल जाए आपको 50 मिलीमीटर। तो हम जल्दबाजी में हो और इसको टिक कर दें, जबकि मिलीमीटर में दिया हो तो हमें ध्यान रखना है कितने मिलीमीटर होना चाहिए, 500 मिलीमीटर या फिर 550 सेंटीमीटर। तो जैसा उत्तर दिया हो उसको ध्यान रखना है। जल्दबाजी में 50 को देखते ही टिक नहीं कर देना, उसके पीछे मिलीमीटर या सेंटीमीटर क्या दे रखा है, तो 50 सेंटीमीटर 2 भागों में बांटती है। और हमने देखा था हमने देखा था मरुस्थल को भी 2 भागों में कौन बांटती है, मरुस्थल को मुख्य भूभाग से कौन अलग करती है, तो 50 सेंटीमीटर, जबकि मरुस्थल को 2 भागों में बांटने का काम करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इस प्रकार वर्षा रेखाओं से हमसे कुछ पूछ ले तो हमने देखा था मानसून का सर्वाधिक सक्रिय कहाँ रहता है, तो बांसवाड़ा जिले में, जबकि वर्षा सबसे ज्यादा कहां होती है, तो झालावाड़ जिले में। जबकि आपसे प्रश्न पूछा जहां मानसून सबसे ज्यादा सक्रिय किस जिले में रहता है, तो दक्षिणी जिलों या फिर बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा ऐसा जिला है जहां पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। इस प्रकार के हमने कुछ कल अध्ययन किया था। इसके अलावा भी अगर हमसे कुछ और प्रश्न पूछ ले, राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता किस महीने में रहती है, तो राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त महीने में रहती है। राज्य में सर्वाधिक क्या आर्द्रता
यानी कि नमी सर्वाधिक किस माह में रहती है? तो अगस्त माह में क्या रहती है? सर्वाधिक। और न्यूनतम आर्द्रता कब रहती है? तो न्यूनतम आर्द्रता है वो अप्रैल माह में रहती है। न्यूनतम आर्द्रता कब रहती है? अप्रैल माह में रहती है। दिन में सबसे ज्यादा आर्द्रता कब मिलती है? तो सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे सर्वाधिक क्या पाई जाती है? आर्द्रता। और न्यूनतम आर्द्रता की बात करें तो न्यूनतम आर्द्रता दोपहर में 3 बजे न्यूनतम क्या पाई जाती है? आर्द्रता पाई जाती है। तो ऐसे कोई प्रश्न आ जाए तो सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त माह में, न्यूनतम आर्द्रता अप्रैल माह में। सुबह सर्वाधिक आर्द्रता होती है 5 बजे और न्यूनतम आर्द्रता होती है दोपहर में 3 बजे। तो ये हम वायुमंडल के कुल विभाग के अधिकतम जो आर्द्रता की मात्रा होती है वो 5% तक क्या पाई जाती है? वायु में आर्द्रता की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, वो वायुमंडल से संबंधित है। यहाँ पर हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तथ्य याद रखना, राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त में, न्यूनतम आर्द्रता अप्रैल में। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता सुबह 5 बजे पाई जाती है और न्यूनतम आर्द्रता दोपहर 3 बजे पाई जाती है। राज्य में जो मानसून से पूर्वगत भी वर्षा हो जाती है तो स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? दोगड़ा। कब? मानसून से पूर्व यदि क्या हो जाए? वर्षा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? दोगड़ा। मानसून से पूर्व वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? दोगड़ा कहते हैं। एक शब्द आता है मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद, एक बार मानसून शुरू हो गया, जैसे हमने मान लिया 15 जून से राज्य में मानसून शुरू हो गया, 15 जून के आसपास बहुत अच्छी वर्षा हुई और फिर वर्षा बंद हो गई और लगभग 4 मई में वर्षा हो रही है। सॉरी, मानसून यदि हमने कह दिया कि जैसे कि हमारे यहाँ 15 जून को बहुत अच्छी वर्षा हो गई, उसके बाद में देखें तो 15 जुलाई तक कोई वर्षा नहीं होती, तो इस बीच के काल को क्या कहते हैं? मानसून विच्छेद कहते हैं। तो मानसून विच्छेद क्या है? एक बार वर्षा होने के बाद में, एक बार मानसून वर्षा प्रारंभ होने के बाद में कई दिनों तक वर्षा नहीं होती है, इसे क्या कहा जाता है? मानसून विच्छेद कहा जाता है। दोगड़ा किसे कहा जाता है? तो मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? राज्य में दोगड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार यह राज्य की वर्षा काल के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य में दूसरी ऋतु के बारे में, जिसके बारे में हमने 2 ऋतुएं बांटी थी। तो दूसरी ऋतु है हमारे पास शीत ऋतु। शीत ऋतु हमने कहा था, इसका प्रारंभ हमने बड़े ऋतुओं में देखा था, तो हमने प्रारंभ कर दिया था इसका 15 सितंबर से 15 मार्च कहा था हमने। ये इसलिए कहा था क्योंकि हमको क्या अध्ययन करना था हमें शीतकाल के बारे में, कि इस काल में पवनों के बारे में प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि वर्ष में 6 महीने हमने पवनें हमारे स्थल से सागर की ओर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती है। तो इसलिए समझाने के लिए मैंने इसको बड़े रूप में बताया था। तो हमारे यहाँ पर जब जैसे शीतकाल प्रारंभ होता है यानी कि सितंबर के माह में पवनें अब कैसे चलने लग जाती हैं? स्थल से सागर की ओर। भारत के मैप में देखें तो कहां से? स्थल से सागर की ओर चलना क्या कर देती हैं? प्रारंभ कर देती हैं। इसका मतलब इसकी दिशा क्या हुई? इसकी दिशा क्या है? तो ये कहां पर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। तो शीतकाल में पवनों को लेकर प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? स्थल से सागर की ओर या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसलिए हमने इसको एक बड़े ऋतु में 6 महीने की ऋतु में बांट दिया था। हमने इसमें इसके दो भाग कर दिए थे। एक कहा था हमने प्री शीतकाल, एक हमने कहा था प्री शीतकाल। प्री शीतकाल हमने कहा था 15 सितंबर से प्रारंभ होता है, 15 सितंबर से प्रारंभ होता है और लगभग 15 नवंबर तक का रहता है। और एक हमने कहा था शीत ऋतु या ठंड के दिन जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर 15 नवंबर से 15 मार्च। तो देखिए हम प्री शीतकाल में देखें तो क्या प्रारंभ हो जाता है? सबसे पहला क्या होता है? लौटता हुआ मानसून। कल हमने देखा भी था चार्ट में, लौटता हुआ मानसून देखा था, यहाँ पर कार्तिक क्वार देखा था और क्या देखा था हमने यहाँ पर? गुलाबी सर्दी। तो इन 3 के बारे में हमें अध्ययन करना है। और यहाँ पर किसका अध्ययन करना है? एक ही तथ्य का, मावठ का। तो इस प्रकार सबसे पहले देखते हैं हम लौटता हुआ मानसून। किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम? लौटते हुए मानसून के बारे में। जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होता है यानी कि भूमध्य रेखा पर सितंबर माह में सीधा चमकने लगता है, तो अब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिर रही हैं, तो राज्य में तापमान धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। जैसे ही राज्य में तापमान गिरेगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। और वायुदाब उच्च होगा, यदि वायुदाब उच्च होगा तो वायुदाब उच्च होने के साथ में क्या घटना घटित होगी? हवाएं कैसे चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर।
तो सितंबर माह में हमने जब फर्स्ट में क्लास में देखा था कि सितंबर माह आते ही सूर्य, क्योंकि जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर में अब कहां गया है, 0 डिग्री पर आ गया। स्थल भाग तेजी से क्या होने लगा ठंडा, क्योंकि सूर्य की किरणें कैसी मिलेगी, तिरछी। पहले सीधी मिल रही थी, अब कैसी मिल रही है, तिरछी। सूर्य यहाँ पर सीधा चमक रहा है, सूर्य यहाँ पर सीधा चमकेगा तो सूर्य की किरणें हमें कैसे तिरछी प्राप्त होंगी। तिरछी प्राप्त होने के कारण यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, और तापमान कम होने के कारण वायुदाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। और यहाँ पर तापमान अधिक होगा, यहाँ पर तापमान क्या है, तापमान अधिक है, और वायुदाब क्या है, यहाँ पर कम है। इसलिए हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती। कब, कौन से माह से, सितंबर माह से। कब तक चलती है ये, मार्च माह तक, जिसको हमने कहा था यही दक्षिण, यही मानसूनी पौने हैं। अब देखिए हम हमारा यहाँ पर क्या है, यह हमारा राज्य है ना, हमारा राजस्थान राज्य। तो राजस्थान राज्य के बारे में हम देखते हैं। राज्य में देखें यहाँ हमने अरावली राज्य के इस पश्चिम भाग से सबसे पहले क्या होता है, मानसून का लौटना आरंभ हो जाता है। इसको राजस्थान के मैप में बना के देख लेते हैं। तो लौटता हुआ मानसून कब प्रारंभ होता है, 15 सितंबर से। अगर डेट पूछी जाए आपको, मानसून का लौटना आरंभ होता है, तो आपके पास निश्चित मंथ लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कौन सा मंथ बताएंगे, सितंबर माह। लौटते हुए मानसून की दिशा होती है, तो वही दिशा, कौन सी दिशा, स्थल से सागर की ओर वाली, यानी कि कौन सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर वाली आपको बतानी है। दिशाएं पूछ ले आपसे। देखिए ये हमारा जैसलमेर जिला है। सबसे पहले मानसून का लौटना आरंभ हो जाता है इस क्षेत्र से। तो मानसून किस जिले से लौटना प्रारंभ करता है, किस जिले से लौटना प्रारंभ करता है, जैसलमेर से। राज्य में मानसून का लौटना आरंभ होता है तो किस दिन से, 15 सितंबर से। अगर डेट पूछे तो 15 सितंबर के आसपास की कोई डेट दे रखी होगी, माह दे रखा होगा, तो कौन सा होगा आपके पास, सितंबर माह होगा। तो मानसून का लौटना यानी कि कहते हैं लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। तो कब लौटना आरंभ होता है, सितंबर माह में, एग्जैक्ट 15 सितंबर से। और किस जिले से, तो जैसलमेर जिले से मानसून लौटना आरंभ करता है। और सबसे बाद में किस जिले से लौटता है, तो झालावाड़ जिले से सबसे बाद में मानसून लौटता है। 15 अक्टूबर के आसपास मानसून लौटना आरंभ होता है, किस जिले से, झालावाड़ जिले से। तो इस प्रकार हमसे कोई प्रश्न लौटते हुए मानसून से पूछ ले, लौटते हुए मानसून की दिशा पूछ ले, तो आपको पता चल जाएगा उत्तर पूर्व से किस ओर, दक्षिण पश्चिम से। कब से, कहां से, सबसे बाद में। इसीलिए सबसे ज्यादा वर्षा के दिन कहां होंगे, झालावाड़ में, क्योंकि हमने पढ़ा था झालावाड़ में वर्षा प्रवेश करती है किस जून को, 15 जून को, और लौटती कब है, 15 अक्टूबर। इसलिए राज्य में वर्षा के सबसे ज्यादा दिन किस जिले में होंगे, झालावाड़ में। और यहाँ पर मानसून कब पहुंचता है, 30 जुलाई को, और 15 सितंबर को मानसून क्या हो जाता है, लौटना आरंभ हो जाता है। तो इसलिए वर्षा के सबसे कम दिन कहां होंगे, जैसलमेर में। एक चीज पता है तो दूसरी अपने आप क्लियर हो जाएगी आपको, इसलिए रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्षा के सर्वाधिक दिन झालावाड़ में, न्यूनतम दिन कहां होंगे, जैसलमेर में। यहाँ इसलिए सर्वाधिक दिन है क्योंकि मानसून बहुत अधिक दिनों तक बना हुआ, 15 जून से लगभग 15 अक्टूबर तक। यहाँ पर 30 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक मानसून का काल बना रहता है। तो ये हमसे लौटते हुए मानसून से पूछ ले। लौटते हुए मानसून से राज्य में वर्षा न के बराबर होती है, मात्र 5% वर्षा होती है। देख लेते हैं हम वर्षा का दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से। कौन सी पवनों से, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से 80% राज्य में क्या होती है, वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से, लौटते हुए मानसून से राज्य में वर्षा कितनी होती है, 5% क्या होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में कभी कभी वर्षा हो जाती है, इसे सामान्यतः नहीं होती। ग्रीष्म काल में कभी कभी वर्षा हो जाती है, कितनी होती है, 5% तक। और 10% वर्षा किससे होती है, मावठ से होती है। यदि कोई प्रश्न इस तरीके के आए तो इनको ध्यान रख के आपको सोल्व करना है। दक्षिण पश्चिम मानसून से कितनी होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखा, एक अरब सागर और दूसरी कौन सी, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पश्चिम मानसून में भी लगभग 70 से 80%, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून का 70 से 80% वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से। इससे लगभग 20% वर्षा होती है, वो भी किसमें, हमारे दक्षिणी जिलों में। किसमें, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से न के बराबर होती है, लेकिन फिर भी 5% बताया जाता है। ग्रीष्म काल में भी न के बराबर वर्षा होती है, कभी कभी तूफान आ जाते हैं, उससे वर्षा हो जाती है, जिसको हमने कहा था मानसून पूर्व वर्षा दोगुना। ये 5% होती है, और मावठ से लगभग कितनी होती है, 10% वर्षा होती है। तो इस प्रकार यह वर्षा के संबंध में अगर यदि कुछ और पूछ ले आपसे,
नेक्स्ट देखते हैं लौटता हुआ मानसून हो गया। लौटता हुआ मानसून के बाद में अब क्या होता है, अब क्योंकि यहाँ पर तापमान अभी भी छाया रहे, तापमान अभी भी बना रहता है और भूगर्भ में जो पानी गया हुआ वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने के कारण हमें बेचैनी भरे दिन हो जाते हैं। जैसे ही बरसात होती है उसके बाद में बेचैनी भरे दिन हो जाते हैं उमस बढ़ने के कारण। इसको कहा जाता है, क्योंकि कार्तिक माह होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्तिक। तो उमस भरे वर्षा काल के बाद में उमस भरे दिनों को कहा जाता है कार्तिक क्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्तिक क्वार। कार्तिक क्वार कब, वर्षा ऋतु के बाद में उमस भरे दिनों को क्या कहा जाता है, कार्तिक क्वार कहा जाता है। इसके बाद में आता है गुलाबी सर्दी। दिवाली के आसपास की जो सर्दी होती है उसे क्या कहते हैं, गुलाबी सर्दी, क्योंकि यह शरीर के लिए लाभदायक होती है। इससे बाद में जो सर्दी होती है वो असहनशील होती है, स्वेटर पहनने की जरूरत होती है, इसमें जरूरत न के बराबर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दिवाली के आसपास की सर्दी को क्या कहा जाता है, गुलाबी सर्दी कहा जाता है। गुलाबी सर्दी से पूर्व के काल को क्या कहा जाता है, कार्तिक क्वार कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर तीन चीजें देखी, शीत ऋतु से पूर्व प्री शीतकाल में लौटता हुआ मानसून, लौटते हुए मानसून के बाद में हमने क्या देखा, कार्तिक क्वार, और कार्तिक क्वार के बाद में हमने क्या देखा यहाँ पर कार्तिक क्वार के बाद में हमने गुलाबी सर्दी देखा। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर शीत ऋतु प्रारंभ हो गई। कड़ाके की क्या पड़ने लगे, नवंबर आ गया, क्या पड़ने लगेगी, ठंड पड़ने लगेगी। ठंड में हम देखते हैं बहुत अधिक ठंड, यानी कि सर्वाधिक जो ठंडा जिला होता है वो हमारा कौन सा है, चूरू। और स्थान की बात करें तो माउंट आबू। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा होता है, चूरू, और स्थान की बात करें तो कौन सा होता है, माउंट आबू। यहाँ पर हमने देखा था इस तरफ में क्योंकि तापमान बहुत निम्न हो जाता है इसलिए यहाँ पर क्या पाई जाएगी, उच्च वायुदाब पाई जाएगी। एक सरहदी क्षेत्र में, एकदम सीमावर्ती क्षेत्र में 1020 मिलीबार तक पाई जाती है, लेकिन जिलों की बात करें सरहदी जिलों में तो 1019 मिलीबार पाई जाती है। और यहाँ पर दक्षिण पूर्वी जिलों में कौन सी होती है, 1018 मिलीबार समदाब रेखाएं गुजरती हैं इस समय में। इस समय में देखिए मावट एक ठंडी पवन है जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, पछुआ पवन जो स्थायी सनातनी पवन है, पछुआ पवन। यह यदि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की चपेट में आती है तो उत्तरी भारत में से क्या होती है, वर्षा होती है, और राज्य के उत्तरी पश्चिमी जिलों में भी इससे क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो हम इसके बारे में हम देखते हैं, पर मानचित्र राज्य में जो प्रवेश करता है, एक बार यहाँ पर ही बना हुआ है, इसको देख लेते, फिर हम वापस से जाएंगे। तो इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर शीत ऋतु में आर्द्र पवनें चलती है, और इन आर्द्र पवनों से इस क्षेत्र में क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। कब, शीत ऋतु में। और इसी समय में हमारे यहाँ पर कौन सी फसल उगी हुई होती है, रबी की फसल। रबी की फसलों में देखें तो फसलें अपन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर फसलों में देखें तो वैसा भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी फसल के लिए मावट लाभदायक है, नहीं, ऐसा दे दे जैसे कि गेहूं, सरसों, मक्का, गेहूं, सरसों, मक्का, चना। अब देखें इसमें रबी की फसल कौन सी नहीं है, मक्का किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। उत्तर हो गया कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं, कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं, रबी, मक्के के लिए, है ना। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, फसलों को लेकर भी पूछ ले हमसे। पर रबी की फसलों के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, जिसके इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुनहरी बूंदे। तो शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, सिंपल तो मावट। शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट। इससे रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुनहरी बूंदे कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक कहां होती है तो उत्तर पश्चिम जिलों में, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, आगे जयपुर, गोरखपुर, इन जिलों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसी से कभी कभी इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो जाती है। ओलावृष्टि यानी कि बर्फ के कणों के रूप में गिरता है, जब कणों के रूप में गिरता है, और ये ओलावृष्टि सर्वाधिक किस जिले में होती है, जयपुर जिले में। ओलावृष्टि प्रभावित जिला कौन सा है, जयपुर जिला। तो ओलावृष्टि सर्वाधिक प्रभावित जिला हमारे पास कौन है, जयपुर जिला। और हमसे पूछे कि मावट का सर्वाधिक प्रभाव किन जिलों में दिखाई देता है, उत्तर पश्चिम जिलों में दिखाई देता है, रबी की फसल के लिए लाभदायक। अब मावट है क्या, उसे विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि निम्न में से कौन सा कथन मावट के लिए सत्य है, असत्य है, ऐसे प्रश्न आते हैं तब थोड़ा सा उलझन होती है हमें, तो उसके बारे में देख लेते हैं। एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर एक सागर है, भूमध्य सागर। कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर एक सागर है जिसका नाम है, कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इधर ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए यहाँ हमारा क्या है, यह भारत, और यहाँ हमारा क्या है, राजस्थान। यहाँ पर क्या है, ये राजस्थान।
ये कौन सी रेखा है, यह 0 डिग्री, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। कंफ्यूजन यही होता है एग्जाम में, भूमध्य रेखा और भूमध्य सागर। ये क्या है भूमध्य रेखा? इसका संबंध मैंने हमेशा कहा था कि भारत के भूगोल या राजस्थान के भूगोल से कोई भी प्रश्न आए, जलवायु है या मिट्टियों से या स्थल से, तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखा का संबंध कहीं पर भी हमारे यहाँ से नहीं होगा, है ना। अक्षांश रेखाओं से आए तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा लगभग 876 किलोमीटर दूर है हमसे। देखो यह भूमध्य सागर पर इस समय में पवन चलती है जिसका नाम इस क्षेत्र में कौन सी पवन चलती है? पछुआ पवन। हमने पढ़ा था कौन सी पवन है? पछुआ पवन। पछुआ पवन यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर गति करे। यदि कभी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीतकाल में ही वर्षा होती है, ईरान, इराक, टर्की, जॉर्डन, इन क्षेत्रों में वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में होती है। भूमध्य सागर से होने वाली भूमध्य सागरीय वर्षा कहते हैं। यह भूमध्य सागरीय वर्षा यदि किसी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में चपेट में आती है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके कहां पहुंच जाती है? उत्तरी भारत में पहुंच जाती है, जिससे तेजी से भारत में तापमान गिरने लगता है। उत्तरी भारत में कोहरा जम जाता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी होती है, और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में इससे क्या होती है? वर्षा होती है। इसका प्रभाव मात्र कहां देखा जाता है? उत्तर भारत में देखा जाता है। जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो इस ऋतु में दूसरी होती है वो अलग वर्षा है जो कोरोमंडल तट पर। यह अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पछुआ पवनों के बारे में। पछुआ पवन कौन सी है? पछुआ पवन, क्योंकि ये पश्चिम से किस ओर आ रही है? पूर्व की ओर है। तो पछुआ पवन है जो किसकी चपेट में आ रही है? चक्रवातों की चपेट में। चक्रवात कौन से चक्रवात है? ये पश्चिमी चक्रवात। इन पश्चिमी चक्रवात को क्योंकि विक्षोभ मंडल में इसलिए इनको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इन्हीं को क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। क्योंकि इनकी गति तेज होती है इसीलिए इनको कहा जाता है पछुआ जेट पवन। या फिर क्योंकि किस सागर से आ रही है? भूमध्य सागर। इसका संबंध किससे? भूमध्य सागर से, न कि भूमध्य रेखा, न कि हिंद महासागर, न कि अटलांटिक महासागर, कोई सा भी सागर, न अरब सागर, न बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर कौन सा सागर है? शीत ऋतु के लिए कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको भूमध्य सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, 4 ऑप्शन आ गए। मावट होती है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और भूमध्य सागर। तो कौन सा उत्तर सही होगा? भूमध्य सागर। तो ये ऑप्शन हमें ध्यान रखना है। इसको क्या कह सकते हैं हम? पछुआ पवन से होने वाली वर्षा। इसे ही कह सकते हैं हम पश्चिमी चक्रवात से होने वाली वर्षा, या इसी को कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, या पछुआ जेट पवनों से होने वाली वर्षा, या भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा। क्योंकि ये भूमध्य सागर से उठता है, क्योंकि इनकी दिशा कैसी? पश्चिम से पूर्व, इसलिए पछुआ पवन। क्योंकि पश्चिमी चक्रवात है, पश्चिमी चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इन्हीं को कहते हैं क्योंकि विक्षोभ क्षोभ मंडल में है इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इनकी गति बहुत तेज होती है इसलिए इसको कहते हैं पछुआ जेट पवन। तो ये सारे ऑप्शन क्या है? इससे संबंधित प्रश्नों में ऑप्शन होंगे तो आपको ध्यान रखना ये ऑप्शन सारे सही है। इनसे होने वाली वर्षा कहा जाता है। राज्य में देखिए तो देखो ये राजस्थान का कौन सा भाग है? उत्तर पश्चिम जिले से सर्वाधिक क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और गंगानगर, हनुमानगढ़ में इस समय में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है? गेहूं की फसल उगाई जाती है। और गेहूं की फसल के लिए क्या है? लाभदायक, इसलिए क्या कहते हैं? सुनहरी बूंदे। किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में होती है। और हम इस सारी भाषा में क्या कहते हैं? इसको मावट कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा, हमारे ऋतुओं से संबंधित हमने अध्ययन किया। हमने प्रारंभ में 2 ऋतुओं के बारे में बात की थी, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। फिर ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा की जिसमें गर्मी का काल और वर्षा का काल। गर्मी के काल में हमने लू पढ़ी, लू के बाद में हमने आंधियां पढ़ी, भूतालिया पढ़ा, भूगोलिया पढ़ा। इसके बाद वर्षा ऋतु में हमने पढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी 2 शाखाएं, अरब सागर से होने वाली और बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा। फिर हमने खान के किसके बारे में अध्ययन किया है? ऋतुओं के बारे में अध्ययन किया है। आगे हम चर्चा करते हैं, इसी से संबंधित हम आगे चर्चा करते हैं पवनों की दिशाओं से लेकर अगर यदि और कोई प्रश्न आ जाए तो जिसको हम देख लेते हैं। एक बार मैप बनाकर देख लेते हैं पवनों की दिशाओं से संबंधित यदि हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो किस प्रकार प्रश्न होंगे, उसके जवाब क्या होंगे, तो उसको मानचित्र में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पवनों की दिशा में। एक हमने पवनें अभी कौन सी पढ़ी थी? एक हमने पढ़ी थी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो पवनों की दिशाओं से संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? देखिए ये हमारी क्या है? अरावली। दिशा याद होनी चाहिए। हमारा राज्य का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। तो इधर ये भाग कौन सा है? पश्चिम भाग। इसको क्या कहेंगे हम? उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे इसे हम? उत्तर पश्चिम। ये हमारा दक्षिण भाग है, इसे हम क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। ये
हमारा दक्षिणी और ये हमारा कौन सा भाग है, पूर्व का भाग है, इसे क्या कहेंगे हम, दक्षिण पूर्व। ये हमारा उत्तर और ये हमारा पूर्व, इसे क्या कहेंगे हम, उत्तरी पूर्वी भाग। देखिए हम सबसे पहले देखें हम ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें चलती हैं, कौन सी ऋतु में पवनें चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में हमारे पवनों की दिशा होगी, कैसी दिशा होगी हमारे पवनों की दिशा, तो ग्रीष्म काल में पवनों की दिशा होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, या फिर क्या कहोगे, सागर से स्थल की ओर। ऋतु कौन सी है यह, ग्रीष्म काल। इसी काल में लू, ये कौन सी पवन है, लू। ग्रीष्म काल में यह पर पवन चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है यह ग्रीष्म काल में जो पवन चलती है एक लू है, जिसकी दिशा कैसी, पश्चिम से पूर्व। इसकी दिशा कैसी हुई, पश्चिम से पूर्व। और राज्य में सर्वाधिक प्रभावित कौन से जिले हैं, उत्तर पश्चिम जिले हैं। इस प्रकार ग्रीष्म काल के बारे में हमसे पूछा जाए, इसको जवाब ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमसे पूछा जाए शीत ऋतु के बारे में। किस ऋतु के बारे में, शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु के बारे में देखा जाए, शीत ऋतु के बारे में देखा जाए तो शीत ऋतु में पवनें कैसे चलना प्रारंभ कर देती हैं, ये उत्तर पूर्व से किस ओर प्रारंभ कर देती हैं। ये कौन सी ऋतु की बात कर रहे हैं हम, शीत ऋतु। शीत ऋतु में पवनें कैसे चलना प्रारंभ कर देती हैं, शीत ऋतु में ये चलती हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या फिर कहेंगे स्थल से सागर की ओर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास शीत ऋतु और ये हो गई हमारे पास ग्रीष्म ऋतु। आगे हम देखें और कुछ पवनें जो स्थानीय भाषा में किस किस नामों से पुकारी जाती हैं। यदि कोई पवन दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, यदि कोई पवन किस ओर से, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, तो इसे क्या कहा जाता है, लंकाऊ। क्या कहा जाता है इसे, लंकाऊ। अगर यदि कोई पवन दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है राज्य में, तो इसे क्या कहा जाता है, लंकाऊ। और यदि कोई पवन उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, किस ओर से, उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, तो उसे क्या कहते हैं, धराऊ। कोई पवन है यदि हमारे दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, तो इसे क्या कहते हैं, लंकाऊ। और यदि कोई पवन उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, तो इसे क्या कहते हैं, धराऊ। ये दोनों भी अगर लोकल नाम आ जाती, याद रखना, एक लोकल नाम हमने पढ़ा था, मानसून से पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं हम, दोगड़ा। इसी प्रकार यदि आपको पूछा जाए बंगाल की खाड़ी की दिशा, या आपसे पूछा जाए राज्य में मानसून की दिशा, क्योंकि राज्य में अधिकांश भाग पर वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से, इसीलिए मानसून की दिशा पूछे तो भी यही जवाब होगा, राज्य में मानसून की दिशा, मानसून की दिशा। या आपसे पूछा जाए बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा, तो आप क्या बताएंगे, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, यदि आपसे किसके बारे में पूछा जाए, राज्य में मानसून की दिशा या बंगाल की खाड़ी की मानसून की दिशा पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। या आपसे पूछा जाए मावट की दिशा, तो मावट क्या है, पछुआ पवन है। कौन सी पवन है, पछुआ पवन है। पछुआ पवन यानी कि पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ये कौन सी पवन है, पछुआ पवन है। इसे क्या कहते हैं हम, मावट। जब ये आर्द्र होती है, कैसी होती है पवन, आर्द्र होती है, तो कौन वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं, मावट शीतकाल में। जबकि ग्रीष्मकाल में कैसी होती है, शुष्क होती है। तो इस प्रकार पवनों की दिशाओं से संबंधित हमसे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपके लिए काफी है। कैसा भी पवनों की दिशाओं से लेकर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इससे सोल्व कर सकते हैं। और हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं। तो हम देख रहे हैं
पवनों की दिशाओं के बारे में देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि कोई हमसे स्थानीय भाषा में पवनों को लेकर पूछ ले तो एक लंकाऊ याद रखते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, इसे क्या कहते हैं? लंकाऊ। और यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, जिसे क्या कहते हैं? धराव। स्थानीय लोग बोलते भी हैं अपने यहाँ पर लंकाऊ पवने, धराव पवने। इस तरीके का कोई प्रश्न पूछा जाए, इसका जवाब बताना है। ज्योग्राफिकल जो शब्द है उसमें पूछा जाए तो आपको पूछा जाएगा ग्रीष्मकाल में पवनों की दिशा होती है, शीतकाल में पवनों की दिशा होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा होती है, या फिर राज्य में मानसून की दिशा है, या फिर आपसे पूछा जाए मावट की दिशा है या लो की दिशा है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसको आप इस मानचित्र के द्वारा देखकर सॉल्व कर सकते हैं। आप स्वयं भी आपके पास जो मानचित्र आपने प्रारंभ में बात की थी कि राजस्थान के मानचित्र बनाने, तो उनमें आप वापस आपको बनाकर भी इसको देख सकते हैं, तो दिशाएं आपके लिए परमानेंट आपको याद रहेंगी। इसी में हम देखते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं, यदि और कोई विस्तार से प्रश्न पूछ ले तो देखिए राज्य में सर्वाधिक जो आर्द्रता होती है वो झालावाड़ जिले में पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता को लेकर अभी हमने देख लिया था किस माह में सर्वाधिक रहती है, तो अगस्त माह में, और न्यूनतम किस माह में रहती है तो हमने देखा था अप्रैल माह में। किस समय में रहती सर्वाधिक, तो सुबह के 5 बजे, और किस समय में सबसे कम रह पाई जाती है तो 3:30 बजे क्या रहती सबसे कम पाई जाती है। ऐसा ही देखा था उसमें। और देखना चाहे तो हम देख लें राज्य में सर्वाधिक जो आर्द्रता पाई जाती है, जिला पूछा जाए आपको तो कौन सा जिला है? झालावाड़। झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, इन जिलों में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? आर्द्रता पाई जाती है। सर्वाधिक की बात करें, न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम आर्द्रता अगर देखा जाए तो किस जिले में है? जैसलमेर जिले में। इसी प्रकार देखिए सब सर्वाधिक जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पीकरण की क्रिया, सर्वाधिक जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो किस जिले में होगी? तो किस जिले में सबसे ज्यादा वाष्पीकरण की क्रिया होगी? वाष्पोत्सर्जन। ऐसा पूछा जाए या आपसे पूछा जाए वाष्पीकरण, वाष्पीकरण सबसे ज्यादा कहां होगा? जहां पर तापमान बहुत अधिक होगा, तो किस जिले में होगा? जैसलमेर में। सर्वाधिक हमसे क्या पूछा जाए? सर्वाधिक वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन पूछा जाए तो किस जिले में होगा? जैसलमेर में। और न्यूनतम पूछा जाए आपको, न्यूनतम यदि पूछा जाए तो कौन सा जिला होगा? डूंगरपुर। डूंगरपुर में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की क्रिया होती है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की क्रिया किस माह में होती है? किस माह में होती है? सर्वाधिक जून माह में होती है। किस माह में होती है? सर्वाधिक जून माह में होती है। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की यदि हम बात करें तो न्यूनतम किस माह में? दिसंबर माह में सबसे कम क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने ऋतुओं से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को देखा है, किस प्रकार ये राज्य की जलवायु के भाग है। तो हमने अब हमारी अगली जब कक्षा होगी तो हम पढ़ेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में। हम देखेंगे राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। ये वर्षा के आधार पर कह सकते हैं, वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर हमने राज्य की जलवायु कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। सबसे राज्य का जो पश्चिम भाग है जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है, जिसको कहते हैं शुष्क मरुस्थल, जिसको कहा था शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके बाद में हमने देखा 25 से 50 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र जहां पर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। फिर हमने देखा था अरावली के समानांतर वाले जिलों में, राज्य के अरावली व पूर्वी जिलों में जहां वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है, इन वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? उपाद्र या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में देखें तो हमारा दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी जिले, झालावाड़ है, कोटा का कुछ भाग है, बारां का कुछ भाग है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये वाला भाग है जिसको कहते हैं हम उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। और एक हमारे पास है अति आर्द्र, माउंट आबू जो क्षेत्र है वो अति आर्द्र। बहुत सारी किताबों में हमारे जो बीच वाला जो भाग है जो हमने भी देखा अरावली और मध्य वाला, इसको तो कहते हैं आर्द्र कटिबंधीय जलवायु, और दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी जिले और माउंट आबू सिरोही को किसमें मानते हैं? अति आर्द्र कटिबंधीय जिलों में मानते हैं। तो देखें हम राजस्थान को सामान्यतः कितने 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण हम देखेंगे। कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था, जिसमें उन्होंने वनस्पति को आधार मानते हुए तापमान व वर्षा को ध्यान में रखते हुए जो जलवायु कटिबंधों में बांटा है, उसी आधार पर राज्य की जलवायु किस प्रकार की, तो उसको देखेंगे हम 4 प्रदेशों में बांटा। हम देखेंगे BW, HW, BSH, W, CWA और हम देखेंगे AW। इस प्रकार हम पढ़ेंगे। इसके बाद टिवार्था का पढ़ेंगे और थार्नोवावेट का अध्ययन करेंगे। तो अगली कक्षा में हम मानचित्रों के माध्यम से राजस्थान की जलवायु कटिबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा एक छोटे एग्जाम्स में जहां पर प्रश्न की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में बहुत कम दिक्कत होती है, इसलिए
पेपर सेटर है वो सबसे ज्यादा कहां पर जाता है, तो वो सबसे ज्यादा कहां पर जाता है, जलवायु प्रदेशों पर जाता है। पिछले पेपर कितने भी उठा कर देंगे तो सबसे ज्यादा हमें किन के बारे में मिलेगा, जलवायु प्रदेशों से बारे में, या तो कोपेट के बारे में, टिवार्ता के बारे में, या थार्मोवेट के बारे में प्रश्न मिलते हैं। तो उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।